तो हम लोग यूपीएससी से टेट का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। सबसे पहला है विमानन यानी कि एविएशन, दूसरा अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल, और तीसरा है भारी वाहन यानी कि हेवी व्हीकल्स। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कौन से क्षेत्र धातु थकान यानी कि मेटल फैटिक के कारण प्रलयकालीन विफलता का परिणाम देखते हैं। तो अगर हम मेटल फैटिक के एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पे हम लोग को ये तीनों उदाहरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कच्चे पदार्थों पर विचार करें। और यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं, सबसे पहला है गन्ने का शीरा, दूसरा चावल का रस, और तीसरा है शुद्ध अनाज जो क्षतिग्रस्त नहीं है, और चौथा जो है वो है मक्का। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से किसका प्रयोग इथेनॉल बनाने के लिए होता है। जो पहला विकल्प है गन्ने का शीरा, ये इस्तेमाल होगा, दूसरा चावल का रस, ये भी होता है, लेकिन तीसरा विकल्प है जो शुद्ध अनाज, ये सही नहीं है, और चौथा मक्का, इन सभी का। यानी कि इथेनॉल बनाने के लिए जो विकल्प दिया गया वो 1, 2 और 4 ये सही है, इसलिए जो आंसर उसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से। बैंकों द्वारा बुरे ऋणों को प्राय बट्टे में डाल दिया जाता है यानी कि राइट ऑफ कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से उसके उद्देश्य हैं। तो जो सबसे पहला है तुलन पत्र को सही करना, दूसरा कर कुशलता को प्राप्त करना, और तीसरा है लाभ अंतर को बढ़ाना। तो यहाँ पे जो हम ये विकल्प देखेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, और चैप्टर जो हो जाएगा वो आपका पब्लिक फाइनेंस होगा। भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण विभिन्न माध्यमों से करती है, निम्नलिखित में से कौन से उसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, सबसे पहला विकल्प है दिनांकित प्रतिभूति यानी कि डेटेड सिक्योरिटी, सेकंड राष्ट्रीय लघु बॉन्ड, तीसरा भविष्य निधि, और चौथा है संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो चारों यानी कि डी सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला जो विकल्प है जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ी प्रजाति प्रवासी चारागाही आबादी है, ये सही है। दूसरा गुर्जर, बकेड़वाल, गद्दी, सिप्पी और बोत जम्मू कश्मीर के जनजाति हैं, ये कथन भी सही है। और तीसरा जो विकल्प है जम्मू कश्मीर कुल 12% आदिवासी आबादी है। तो यहाँ पे जो हमें आंसर देखना है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही हैं, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया तो तीनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही एम पावर यानी कि यहाँ पे जो ये वर्ड दिया गया है एम पावर, निर्देश जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित किए गए हैं, चर्चा में थे, ये क्या है। यानी कि जो ये निर्देश एम पावर के नाम से आया हुआ है उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। तो विकल्प में दिया गया है तंबाकू के उपयोग के प्रभाव पर दिशा निर्देश, दूसरा स्वास्थ्य परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए तंत्र, तीसरा एचआईवी के नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश, और चौथा है दुर्लभ बीमारी को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश। तो यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा पहला यानी कि ए, तंबाकू के उपयोग के प्रभाव पर दिशा निर्देश। इसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11, निम्नलिखित में से कौन से भारत में विदेशी निधि के उच्चतर प्रवाह के निहितार्थ हैं। यानी कि प्रश्न ये पूछा गया है यदि भारत में फॉरेन कैपिटल अत्यधिक आता है तो इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं या फिर इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो विकल्प में दिया गया है कि यह भारत को अपने बाहरी वित्त का प्रबंधन करने में मदद करेगा। स्वाभाविक तौर पे अगर भारत में विदेशी पूंजी आती है तो ऑब्वियसली स्थिति ये होगी कि जो भी कर्जे लिए गए हैं कि वो भारत उसको चुकाने में वो मदद करेगा। दूसरा भारतीय रुपए को मजबूत करेगा, क्योंकि रुपए पे दबाव कम होगा तो ऑब्वियसली भारतीय रुपया मजबूत होगा। तीसरा मुद्रा स्फीति दबाव में आ सकती है, ये भी एक संभावना इसलिए होगी क्योंकि अगर देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति दबाव में आ सकती है। और चौथा
मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा। तो विदेशी पूंजी का तात्पर्य ही है कि देश में विदेशी मुद्रा आ रही है, इस प्रकार से ये मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा ही। तो यहाँ पे ये सारे निहितार्थ हो सकते हैं, इसलिए ये आंसर जो हो जाएगा डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश के महापद नंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो नंद वंश के शासक महापद नंद थे उनके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला, इसने अपने को एक राट कहा। दूसरा, इसने कलिंग को विजित किया जहां से वह प्रतीक तौर पर जिन की मूर्ति उठा लाया। और तीसरा है, वो भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है। तो यहाँ पे जो तीसरा जो विकल्प है वो सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 14, ये साइंस टेक्स्ट से ये क्वेश्चन है। अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है कि पहला धातु जिसमें अति चालकता का गुण मिला था वह पारा यानी कि मरकरी था, ये कथन सही है। दूसरा, अति चालकता केवल उच्च तापमान पर ही प्राप्त किया जा सकता है, ये कथन गलत है क्योंकि इसके लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई पदार्थ शून्य या शून्य के नजदीक विद्युत धारा के प्रति प्रतिरोध दिखाता है, तो ये कथन सही है। इसलिए प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें। नंबर 1, ई सिगरेट पर बिक्री। दूसरा, स्वास्थ्य देखभाल और संस्थानों में धूम्रपान। और तीसरा है तंबाकू का उत्पादन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कितनी गतिविधियां भारत में प्रतिबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए कि तंबाकू का उत्पादन वो प्रतिबंधित तो नहीं है, लेकिन ई सिगरेट की बात करें और दूसरा अगर स्वास्थ्य क्षेत्रों में धूम्रपान की बात करें तो ये प्रतिबंधित है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिरोध की धुरी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया था। तो जो यहाँ पे विकल्प दिया गया है, ईरान समर्थित समूहों का गठबंधन, जो भी हाल फिलहाल जो चर्चा में था उसके संदर्भ में ये शब्द आता है। ये 23, मलाईदार परत यानी कि क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए। सबसे पहला, यह अवधारणा 1992 के इंदिरा साहनी फैसले से उत्पन्न हुई, सही है। दूसरा, मलाईदार परत यानी कि क्रीमी लेयर को निश्चित करने के लिए रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, यह कथन भी सही थे। और तीसरा है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 8 लोगों की श्रेणियों को सूचीबद्ध किया है जिनके बच्चों को मलाईदार परत में माना जाएगा। तो ये जो 8 लोगों की श्रेणी है ये सही नहीं है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्णतः सुलभ मार्ग, मध्यम अवधि ढांचा और स्वैच्छिक प्रतिधारणा मार्ग, इन सभी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरा है ब्राउन फील्ड निवेश। तीसरा है विदेशी संस्थागत निवेश। और चौथा है हरित क्षेत्र निवेश। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो विदेशी संस्थागत निवेश। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें और यहाँ पे जो क्षेत्र दिए गए हैं वो है दौलत बेग ओल्डी। दूसरा है गलवान। और तीसरा है डेमचोक। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपर्युक्त वर्णित क्षेत्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। और जो विकल्प यहाँ पे दिया गया, ए में 3 2 1, बी में 1 2 3 और तीसरा में 1 3 2, तो यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा वो बी यानी कि 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जुगाली करने वाले पशुओं की डकारें मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है, सही है। पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक दुनिया के हरित गृह उत्सर्जन के 20% से अधिक के लिए उत्तरदायी है, यह कथन भी सही है। और तीसरा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे बड़ी हरित गृह गैस है, यह कथन भी सही है। और प्रश्न में यह पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही, यानी कि सभी, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29,
काकोरी षड्यंत्र मुकदमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन, यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी, कथन सही है। दूसरा, यह अनुशीलन समिति द्वारा उठाया गया प्रथम मुख्य कार्यवाही थी, कथन गलत है ये। और तीसरा, गोविंद वल्लभ पंत और चंद्र भानु गुप्ता इस मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील थे, ये कथन सही है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 28, इकोवास। इसके संदर्भ में पूछा गया है इकोवास, जिसे 1975 में स्थापित किया गया था, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप आया? 4 विकल्प दिए गए, लीमा संधि, दूसरा लागोस संधि, तीसरा बेनिन संधि और चौथा है नाइजर संधि। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो लागोस संधि।